सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। आज हम फर्स्ट टर्म का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डिस्कस करेंगे, पहला टर्म यहाँ पर होगा हमारे पास रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेल का ईएमएफ पढ़ेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे, ब्रिज का पढ़ा जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में लास्ट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे एंड चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिलहाल सबसे पहला टर्म यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन का बिल्कुल समझ में होना चाहिए, क्योंकि अभी आप आगे नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे तो नर्नस्ट इक्वेशन में भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन को समझना पड़ेगा, कैथोड और एनोड पोल्स को समझना पड़ेगा, कहाँ रिडक्शन होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग लगाइएगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? देखिए, अगर रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर अलग अलग करके लिखे हैं तो रेडॉक्स का मतलब सही मायने में क्या निकलेगा? रेड प्लस ऑक्स। अगर हम रेडॉक्स को डिवाइड करके लिखें तो क्या बनेगा? रेड प्लस ऑक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? रेडॉक्स। बात समझ में आती है? रेडॉक्स, जहां पर रेड का मीन्स यहाँ पर क्या होगा? रेड का मीन्स यहाँ पर रिडक्शन से है, रेड मीन्स यहाँ पर रिडक्शन होगा, जबकि ऑक्स मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन से होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ कंप्लीट होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। दैट क्लियर? लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। रेडॉक्स रिएक्शन is that chemical reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously. रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। क्या कहलाता है वो रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। बात समझ में आती है? तो अब रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल को समझने से पहले अच्छा होगा हमारे लिए कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझे और रिडक्शन रिएक्शन को समझे, उसी के साथ हमें समझ में आएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। हेडिंग लगाइएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? पहला हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कई सारी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन एडिट कर ले, पहले बदल ले, क्रॉप कर ले। यानी कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए, ऑब्वियसली ऑक्सीजन अगर कहीं पर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। करने के बाद में 3G पे क्लिक कर दो सर। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन में कमी होती हुई दिखाई दे तो वो रिएक्शन डेफिनेटली क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। That clear? Now third is loss of electron. अगर कहीं किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन में कमी होती हुई दिखाई पड़ती हो
तो वो रिएक्शन डेफिनेटली कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ में आती है? इसी तरह से फोर्थ पॉइंट हम यहाँ नोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट यहां पर होगा एक्सिस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिखाई पड़ता है, वृद्धि दिखाई देती है, यानी कि अगर वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, किसी केमिकल किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास हुए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। नंबर 1 गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ता हुआ दिखाई दे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कमी दिखाई देती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कमी दिखाई देती है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हुई दिखाई देती है तो डेफिनेटली क्या होगा? वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो बारी बारी से नंबर 1 एग्जांपल से समझेंगे हमने। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहला पॉइंट है गेन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन का। कार्बन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अभी क्या था, रिएक्टेंट के अंदर कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट किया, 2 मॉलिक्यूल गेन किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और इसी तरह से सेकेंड इज नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन NO यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के पास कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, उसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, जो कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, तो ये रिएक्शन भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नोट लगाइएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट टाइम ये वीडियो का हमने स्टार्ट किया है, सो सभी स्टूडेंट कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से इसका मुझे रिप्लाई भी देंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है और इसमें अच्छे आप कमेंट भी करेंगे मेरे लिए, ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। आई होप यू कि सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी पॉइंट किसी स्टूडेंट को लिखा हुआ मेरा समझ में नहीं आता है तो मुझे तुरंत रिप्लाई करें, कमेंट करें वीडियो में ज़रूर। ये मेरे लिए अच्छी बात होगी कि आप लोग अगर मुझे किसी चीज वीडियो बनाने के लिए किसी बात का सजेशन देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। जो भी आपको कमी दिखाई पड़ती है तो आप प्लीज मेरे साथ उस कमी को आप शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं हाइड्रोजन में कमी दिखाई पड़ती है तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? वहां पर ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें CH4 मीथेन। मीथेन का अगर क्लोरीनेशन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही आता है, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? CHCl3 एंड HCl यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा बनते हुआ। बात समझ में आती है? CH3Cl, कंफ्यूजन हो गया। मिथाइल क्लोराइड यहाँ से आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या देख रहे हैं? कार्बन के पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन था, क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, तो क्लोरीन का रिएक्शन होने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्लोरीन के साथ चला गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन की कमी हुई है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा।
बात समझ में आती है। इसी तरह से इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाया जाता है। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगेन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से मिथाइलिडीन क्लोराइड CH2Cl2 एंड HCl की फॉर्मेशन होगी। फिर से हाइड्रोजन में कमी हुई, मिथाइलिडीन क्लोराइड बना यहाँ से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग सेपरेट हो जाता है। ये रिएक्शन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फाइनली कहने का मतलब ये है कि CH4, इसका रिजल्ट डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि मिथेन का जब क्लोरीनेशन कराया जाता है क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फाइनली ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जरा यहाँ देखिए आप कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जबकि यहाँ पर आप प्रोडक्ट के अंदर देखें कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। पूरा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने के बाद में आप देखेंगे कि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इन सभी रिएक्शंस के अंदर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन में कमी हुई है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कहीं किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन में अगर कभी दिखाई पड़ रही है तो वो डेफिनेटली रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। बात समझ में आती है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मीन्स क्या आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स यहाँ पर ही आता है। यहाँ पर हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का यहाँ पर सोडियम एक एटम है यहाँ और सॉलिड स्टेट में है। जब इस सोडियम को आप रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम जो होगा वो एक आयनिक स्टेट में चला जाएगा, यानी कि Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आती है। और Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस रिएक्शन को अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करा जाता है, एटॉमिक रिएक्शन भी बैलेंस होती है, एटम्स भी रिएक्शन के बैलेंस होते हैं और साथ ही साथ उसके चार्ज को भी बैलेंस करना जरूरी होता है रिएक्शन के अंदर। इस बात का खास ध्यान दें। केमिस्ट्री में आप अच्छे से जानते होंगे कि अनबैलेंस रिएक्शन का कोई मार्क्स नहीं होता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन जरूर होनी चाहिए। ध्यान रहे, एटम भी बैलेंस होने चाहिए, साथ ही साथ उसका चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। अब इस रिएक्शन के चार्ज को हमें बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। E- का साइन इसके ऊपर होता है लिखा हुआ, जिसपे हमें उसी और ज्यादातर ऐड किया जाता है जिस तरफ से पहले से ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, उस तरफ जो है आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। बात समझ में आती है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा उसी तरफ ऐड करते हैं जिस तरफ से पॉजिटिव चार्ज पहले से ही ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज रखने वाला होता है। अगर 0 की तरफ उसको ऐड किया जाएगा तो जाहिर है वो क्वांटिटी और माइनस में हो जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को उसी ओर जोड़ा जाएगा। बात समझ में आती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो Na पर कितना चार्ज है, Na पर कोई चार्ज नहीं है, Na पर 0 चार्ज, जबकि इस तरफ रिएक्टेंट के अंदर था 0 चार्ज, जबकि प्रोडक्ट के अंदर Na पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव 1 चार्ज है। अब पॉजिटिव 1 चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वही 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अभी सोडियम के पास कितना चार्ज था, 0 चार्ज। अब यहाँ पर सोडियम के पास कितना चार्ज हो गया, टोटल 0 चार्ज। Na पर हो गया 1 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस करके कितना हुआ, 0 चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एग्जाम्पल में हम इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं कि सोडियम Na को जब रिएक्ट किया जाता है तो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी को यहाँ पर आप थोड़ा सा एक और समझ लें। इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या होगा, अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैंने उसको कंफ्यूग्रेट किया 281 में, कंफ्यूग्रेट हुआ 281। दैट क्लियर। अब यहाँ से क्या होता है, 281 में जैसे इसको कंफ्यूग्रेट किया गया है तो सोडियम के पास कितना चार्ज आया, 1 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब तो पॉजिटिव चार्ज तो उसी पर आएगा ना जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 7 इलेक्ट्रॉन की। और केमिस्ट्री का कोई भी एलिमेंट हद से हद केवल 3 या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और 3 से 4 इलेक्ट्रॉन को ही रिसीव कर सकता है। उससे ज्यादा ना तो गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इसीलिए क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही अपना
में एक इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर शो करेगा। बात समझ में आती है? जितना गेन करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर दिखाई पड़ेगा, जितना रिसीव करेगा उतना माइनस चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अभी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 11 था। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया यहाँ से, तो अब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने रह जाते हैं इसके पास में, 10। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ में आती है? अब सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसी तरह से, सेकेंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम को जब रिएक्ट किया गया तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, Mg से Mg2 पॉजिटिव बनाया गया। अब रिएक्शन को यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम के पास 0 चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम के पास प्रोडक्ट के अंदर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम के एटम तो बराबर है बट चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज अनबैलेंस है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होता है और उसी तरफ जोड़ना होता है ज्यादा जिस तरफ से पहले से ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हमें उसी ओर जोड़ना पड़ेगा जिस तरफ पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड किया और फाइनली रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। देखिए आप, मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का एक एटम है। फाइनली अब मैग्नीशियम के पास इस तरफ टोटल चार्ज कितना है, 0, जबकि इस तरफ टोटल चार्ज कितना हुआ, मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव 2 चार्ज है, जबकि 2 नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया गया है। तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 मिलकर के कितना हुआ, 0 चार्ज। इसीलिए ये रिएक्शन भी डेफिनेटली क्या होगी, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम ने लूज किया है। इस तरह से थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एटम को रिएक्ट किया गया तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो इसलिए क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें 3 चार्ज आपको जोड़ना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन दिखाई पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आती है? ओके, पड़ेगा